हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। इसमें हम जानेंगे समाज का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और समाज के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से या किन किन तत्वों से मिलकर समाज बना है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। समाज से आप क्या समझते हैं? समाज, देखिए, समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण और मौलिक अवधारणा है। इसी से समाज की शुरुआत होती है और समाज शास्त्र है, उसकी जो धुरी है, केंद्र है, वो समाज है। तो कुछ विद्वान या कुछ समाजशास्त्री या कुछ लोग लोगों के समूह को ही समाज मानते हैं, परंतु जब समाजशास्त्र की नज़रिए से देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लोगों का समूह मात्र समाजशास्त्र नहीं है, समाज नहीं हो सकता। समाज उन लोगों का समूह समाज कहलाएगा जिनके बीच में आपस में अंतःक्रिया होती है या उनके बीच में किसी न किसी तरह के सामाजिक संबंध हों। तो लोगों का एक ऐसा समूह जिनके आपस में अंतःक्रिया होती हो और जिनके आपस में सामाजिक संबंध हों, वो समाज कहलाता है। तो इस तरह से समाज है, ये केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों और यहाँ तक हम यदि यूँ कहें कि प्रत्येक जीवधारी का एक समाज होता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो समाज, कुल मिलाकर जब हम समाज शास्त्र के नज़रिए से देखें तो इसका विशिष्ट अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य लोगों का एक ऐसा समूह जो आपस में जिनके सामाजिक संबंध हों, समाज कहलाता है। तो समाज है वो समाज शास्त्र की मौलिक अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है। इसी यदि समाज शास्त्र के बारे में हमें जानना है तो समाज को विस्तृत रूप से हमें जानना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं समाज शास्त्र का अर्थ और विशेषताएं। देखिए, यदि राजनीति शास्त्री से पूछा जाए तो राजनीति शास्त्र राजनीतिक संगठन को समाज मानता है, तो वहीं अर्थशास्त्री आर्थिक या औद्योगिक इकाई को समाज मानता है। परंतु समाज शास्त्र में इसका मतलब सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं समाज समाज शास्त्र की एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक अवधारणा है। समाज शास्त्र को ठीक प्रकार से तभी समझा जा सकता है यदि हमें समाज का व्यापक अर्थ मालूम हो। समाज व्यक्ति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी होते हैं। समाज व व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्ति के अभाव में समाज का और समाज के अभाव में व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। जहाँ एक तरफ व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहयोग करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब समाज और व्यक्ति दोनों आपस में संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्ति जब आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तभी समाज का निर्माण और विकास होता है। और समाज है वो समाजीकरण के माध्यम से, मतलब सामाजिक मूल्यों, रीतियों, परंपराओं, रीति रिवाजों, रस्मों, प्रथाओं आदि को सिखाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज और व्यक्ति हैं वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और निर्भर है। समाज का निर्माण क्यों होता है? व्यक्ति, देखिए, बहुत सारी व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि। इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रिया करनी पड़ती है, उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, और इन्हीं सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से समाज का निर्माण हुआ है। तो समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं। समाज, सामान्य अर्थ में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। यह व्यक्तियों का समूह संगठित भी हो सकता है और असंगठित किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे आर्य समाज, किसान समाज, विद्यार्थी समाज आदि। परंतु समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में न कर विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। विशिष्ट अर्थ में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। इसका मतलब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जब आपस में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं तो जो व्यवस्था बनती है उसी को समाज कहेंगे। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र को निम्न तरीके से परिभाषित किया है। तो देखिए, मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति बहुत सारे लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है
उनके साथ उनकी अलग अलग परिस्थिति और भूमिका अदा करता है। इस प्रकार से सामाजिक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोगों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है, अपनी भूमिका अदा करता है। तो यह एक जाल सा बन गया है। इसी को मैकाइवर और पेज ने समाज कहा है। जॉर्ज शिमेल क्या कहते हैं? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है समाज कहलाता है। अब अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरे से प्रभावित होता है और दूसरे को प्रभावित करता भी है, तो वो अंतःक्रिया कहलाती है। अब अंतःक्रिया हम क्यों करेंगे? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से अंतःक्रिया से संबंधित है समाज कहलाता है। ये बात कही जॉर्ज शिमेल ने। तो वहीं राइट क्या कहते हैं? समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। इसका मतलब व्यक्तियों के मात्र समूह को समाज राइट ने नहीं माना है। इन्होंने इसको विशिष्ट अर्थ, सामान्य अर्थ में लेकर इसको एक विशिष्ट अर्थ में लिया है। यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था। इसका मतलब समूह में रहने वाले व्यक्ति जब आपस में संबंधित हों, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उसको समाज कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर अंतःक्रियाओं के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स है। इसके अलावा भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, उनसे अंतःक्रिया करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, समाज के आवश्यक तत्व क्या है? समाज निर्मित होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो सबसे पहली आवश्यकता समाज निर्माण के लिए सदस्यों का एक संगठित रूप होना जरूरी है। इसका मतलब सदस्यों का होना जरूरी है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं कहीं पर, तो वो समाज का निर्माण करते हैं। परंतु किसी भी तरह से देवी प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो समाज नहीं कहलाता है। जैसे बाढ़ के कारण पशु पक्षी एक जगह से इकट्ठे हो जाते हैं, आंधी तूफान, सूखे के मौसम में भी प्राणी एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, तो उसको समाज हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो किंग्सले डेविस ने समाज निर्माण के आवश्यक तत्वों का वर्णन किया है। वहाँ पर हम पहला जानते हैं जनसंख्या। देखिए, समाज का तात्पर्य जीवों का समूह जो आपस में संबंधित हो, जीवों का समूह। किसी भी जीव, कोई भी जीवधारी जब आपस में समूह बनाते हैं तो उसी को हम समाज कहेंगे, या जो आपस में जीवधारी संबंध स्थापित करते हैं तो उसी को हम समाज कहेंगे। तो जीवधारी का तात्पर्य ये हुआ जनसंख्या। एक जीवधारियों का जो समूह है वो जनसंख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य जीवधारी हो गया, इसकी जो जनसंख्या है वही मनुष्यों का समूह है, वो जनसंख्या कहलाएगी। इस तरह से मधुमक्खियाँ हैं, तो मधुमक्खियों का जो समूह है वो जनसंख्या कहलाएगी। तो जनसंख्या की निरंतरता रहना जरूरी है, क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, या व्यक्तियों को जीवधारियों से होता है, या फिर जीवधारियों के आपसी संबंधों से होता है। यदि जनसंख्या में निरंतरता नहीं होगी और जनसंख्या समाप्त होने लगेगी, तो फिर समाज है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा और समाज नष्ट हो जाएगा। तो जनसंख्या की निरंतरता जरूरी है, जनसंख्या का बना रहना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ, जो जो प्राणियों की मृत्यु होती है वैसे वैसे नई प्राणी के जन्म लेना जरूरी है। यदि नए प्राणी पैदा नहीं होंगे तो समाज नहीं रह पाएगा। तो इस जनसंख्या की निरंतरता के लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं, 3 आवश्यक तत्व है। पहला है पालन पोषण की व्यवस्था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो जनसंख्या पैदा हुई की गई है, या जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनका पालन पोषण या फिर उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके खान पान की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। यदि खान पान या भोजन की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो प्राणी जीवित नहीं रह पाएंगे और समाज के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएंगे। और दूसरा है जोखिमों के विरुद्ध संघर्ष। जनसंख्या की निरंतरता को बनाए रखने के लिए या जनसंख्या को बचाए रखने के लिए, जीव की रक्षा के लिए जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना भी जरूरी है। जोखिम किस तरह के? जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना, या फिर सूखा पड़ना, बहुत ज़्यादा वर्षा होना। तो इस तरह की जो बाधाएं हैं या फिर इस तरह की जो समस्याएं हैं,
उनसे सुरक्षा प्रदान करने से ही जनसंख्या की निरंतरता बनी रह पाती है। जैसे मनुष्य हैं तो सर्दी के मौसम में ठंडे कपड़े पहनते हैं, गर्मी के मौसम में हम गर्मी से बचने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम मकान बनाकर रह रहे हैं, जंगली जीवों से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है, एक दूसरे व्यक्ति से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। तो ये सब जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान यदि हम करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जितने भी जोखिम है उनका हम सामना करते हैं, तभी जनसंख्या की निरंतरता बनी न रह पाएगी। प्रजनन में निरंतरता, जो पैदा हुए हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो किसी भी तरह का जीव हो, कितना भी विकसित या कम विकसित प्राणी हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो प्रजनन में निरंतरता होनी जरूरी है। इसका मतलब प्रत्येक जीवधारी में आपस में यौन संबंध स्थापित होने जरूरी है, जिससे जीव पैदा होंगे और जनसंख्या की निरंतरता आगे बनी रहेगी, जो समाज के विकास में और समाज के बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो देखिएगा, जनसंख्या की निरंतरता महत्वपूर्ण तत्व है, जनसंख्या का होना महत्वपूर्ण तत्व है समाज का। और जनसंख्या की निरंतरता मतलब जनसंख्या निरंतर बनी रहे, उसके लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं। पहला, पालन पोषण, जो जीव है उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, खान पान की व्यवस्था करना, मकान रहन सहन आदि की व्यवस्था करना, प्राकृतिक विपदाओं से उनको बचाना, और यौन संबंध के माध्यम से प्रजनन में निरंतरता भी रखना जनसंख्या निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रम विभाजन, दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व किंग्सले डेविस ने बताया है वो श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर बताया। किसी भी प्रकार का समाज हो, चाहे आदिम समाज हो चाहे वो आधुनिक समाज हो, प्रत्येक समाज में श्रम विभाजन कम या अधिक रूप में अवश्य पाया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक समाज के अंदर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है और कार्यों का विभाजन कर देता है। यह केवल मनुष्य में ही नहीं है। जैसे मनुष्य के अंदर हम देखते हैं तो जो आदिम या सरल समाज था, उस समाज के अंदर सेक्स के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता था। महिला और पुरुष के आधार पर महिलाएं बच्चों का पालन पोषण या का काम करती थी, जोखिम भरे कार्य है वो पुरुषों के द्वारा किए जाते थे। तो श्रम विभाजन है वो समाज के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह प्रत्येक, जैसे मधुमक्खी या चींटी समाज है, चींटियों के अंदर भी बच्चों के प्रजनन का कार्य की जो जनसंख्या वो अलग होगी। कुछ सैनिकों का काम करते हैं तो वहीं पर कुछ सुरक्षा का काम करेंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था का काम करने का काम चींटियाँ करती है। तो उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन के लिए सामूहिक एकता का होना आवश्यक है। मतलब जो समूह है, जो एक जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंदर आपसी एकता होनी अति आवश्यक है। उस सामूहिक एकता के लिए 2 प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे। सदस्यों के मध्य संपर्क, जो समाज के सदस्य हैं उस सदस्यों के बीच में आपसी संपर्क होना समाज निर्माण के लिए आवश्यक है। और संपर्क के लिए किसी न किसी प्रेरणा का होना, क्योंकि किसी न किसी प्रेरणा से व्यक्ति आपस में संपर्क स्थापित करता है, जिससे उनके सामाजिक संबंध बनते हैं और समाज का निर्माण होता है। प्रेरणा कैसी? जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने से हमारी जिन आवश्यकता की पूर्ति होती है, वही आवश्यकता हमारे लिए प्रेरणा कहलाती है और उसी के लिए हम दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे आपकी आवश्यकता एजुकेशन प्राप्त करना है, तो उस शिक्षा प्राप्ति की प्रेरणा लेकर आप किसी टीचर से, किसी संस्था से संपर्क स्थापित करते हैं और वहाँ से आप उस संस्था से, उस अध्यापक से आपका इंटरेक्शन या अंतःक्रिया शुरू होती है, जिससे समाज का निर्माण होता है। तो सदस्यों के मध्य संपर्क होना समाज निर्माण के लिए अति आवश्यक है। पारस्परिक सहनशीलता और बाहरी सदस्यों पर प्रतिबंध, समाज के अंदर एक सामूहिक एकता स्थापित करने के लिए है कि इसमें के अंदर पारस्परिक सहनशीलता होनी जरूरी है। सहनशीलता का तात्पर्य ये है कि एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे के व्यवहार को स्वीकार करना, ये समाज निर्माण के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, इसमें समाज है उसके अंदर हम की भावना पाई जाती है। आपसी अंतःक्रिया, सहयोग, सहानुभूति, हम की भावना आदि है जो समाज को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। बाहरी सदस्यों पर प्रतिबंध, इसमें समाज के सदस्य और गैर सदस्य दोनों में भेद किया जाता है और बाहरी सदस्यों पर प्रतिबंध होता है।
विभिन्न तरह का अलग अलग प्रकार का प्रतिबंध होता है। जैसे जाति के आधार पर खान पान पर भी प्रतिबंध रहा और सहवास पर भी प्रतिबंध रहा। इसके पश्चात है सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। सामाजिक व्यवस्था की जो निरंतरता है वो समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक समाज का एक संगठन होता है और वो संगठन, उसी संगठन के आधार पर समाज में सुरक्षा व शांति और श्रम विभाजन पाया जाता है। इसमें इन मूल्यों, समाज को संगठित करने वाले जो मूल्य हैं, दया, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम आदि जो मानवीय मूल्य हैं, वो मानवीय मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर समाजीकरण के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते हैं। इससे सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। इसका मतलब समाज को संगठित करने वाली जो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है वो बनी रहती है और ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, यही समाज के निर्माण के मुख्य तत्व है। तो किंग्सले डेविस ने समाज के जो मुख्य तत्व बताए थे उनका वर्णन इस प्रकार था। इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाज चाहे किसी भी जीवधारी का हो, मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, उसमें अनिवार्य रूप से ये तत्व जरूर पाए जाते हैं। व्यक्ति दिन प्रतिदिन संघर्ष करता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसके साथ साथ व्यक्ति विभिन्न बाधाओं का सामना करता है, सुरक्षा के साधन जुटाता है, अपनी जनसंख्या को निरंतरता प्रदान करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है, जो कि समाज निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब समाज की विशेषताएं कौन कौन सी है, समाज के अंदर तत्वों के पश्चात हम जानेंगे समाज में किन किन विशेषताओं का होना जरूरी है। तो पहला इसके अंदर हम जानते हैं पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आपस में जागरूकता नहीं होगी तो न तो सामाजिक संबंध बनेंगे और न ही समाज का निर्माण होगा। क्योंकि जागरूकता का तात्पर्य यह है कि हमें पता है कि हमें किसके साथ संबंध स्थापित करने और क्यों करने हैं। तो आपसी समाज है वो अंतःक्रिया पर निर्भर है और अंतःक्रिया है वो पारस्परिक जागरूकता पर निर्भर है। क्योंकि दूसरे, अंतःक्रिया का मतलब दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होना और उसको प्रभावित करना, दूसरे से वार्तालाप करना, संपर्क स्थापित करना। और जब हम किसी से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसमें पारस्परिक जागरूकता के आधार पर ही करते हैं कि हम क्यों संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जागरूकता का मतलब चेतना होना, ज्ञान होना, भी हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो समाज की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें पारस्परिक जागरूकता होना जरूरी है। क्योंकि यदि जागरूकता नहीं होगी तो हम किसी के व्यवहार से प्रभावित होंगे भी नहीं और किसी को प्रभावित भी नहीं करेंगे। और यदि प्रभावित होंगे भी नहीं और प्रभावित भी नहीं करेंगे तो अंतःक्रिया नहीं होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं होगा। तो पारस्परिक जागरूकता समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। समाज अमूर्त है। समाज एक व्यक्तियों का समूह नहीं है, समाज एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको देखा जा सके। समाज तो सामाजिक संबंधों का आधार है, सामाजिक संबंधों पर निर्भर है और सामाजिक संबंधों को हम न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, उनको केवल अनुभव कर सकते हैं। और सामाजिक संबंध अमूर्त है, इसीलिए समाज है वो भी अमूर्त है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है। तो दूसरी विशेषता समाज की अमूर्तता है। तीसरा है समाज में समानता व असमानता। समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि समाज में समानता व असमानता दोनों तत्व पाए जाते हैं और दोनों ये नहीं है एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में समानता का मतलब ये हुआ समाज के अंदर एक ही जाति के लोग भी मिलेंगे, एक धर्म के मिलेंगे और उसके अंदर शारीरिक रूप से भी समानता मिलेगी। जैसे पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई, तो अपने अपने समाज के अंदर वो सम्मान है। दूसरा, उनके विचारों के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर भी उनमें समानता पाई जाती है। और दूसरी तरफ असमानता भी है और असमानता यही समाज के निर्माण, दोनों ही समाज के निर्माण में या समाज की मूलभूत विशेषताएं हैं। असमानता का तात्पर्य लिंग के आधार पर असमानता है। जैसे महिला और पुरुष, जाति के आधार पर असमानता मिलेगी, अलग अलग जाति के लोग मिलेंगे। रंग के आधार पर असमानताएं मिलेगी, धर्म के आधार पर असमानताएं मिलेगी, जाति के आधार पर असमानताएं मिलेगी, संस्कृति के आधार पर, रहन सहन, खान पान, इन सब के आधार पर समाज के अंदर असमानताएं भी पाई जाती है। परंतु यही असमानताएं समाज की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे लिंग भेद या लैंगिक असमानता, मेल और फीमेल, इसी के कारण समाज का अस्तित्व बना। क्योंकि जब मेल और फीमेल आपस में संपर्क स्थापित करते हैं तो उससे क्या होगा, समाज का निर्माण
होगा। समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार या आवश्यकता है समाज में समानता और असमानता का होना। तो इसके साथ साथ हम जब इसके अंदर यदि हम और जानें तो जब मेल और फीमेल आपस में यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, एक व्यक्ति और एक महिला है, वो यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, और जब यौन इच्छाओं की संतुष्टि होगी तो उससे प्रजनन होगा और संतान पैदा होगी, जिससे जो जनसंख्या है उसमें निरंतरता बनेगी। और मेल और फीमेल दोनों क्या हुए, लैंगिक आधार पर असमान हो गए। तो समाज में समानता और असमानता दोनों तत्व पाए जाते हैं, और दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण विशेषताएं एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों सार्वभौमिक अवधारणा है, प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जहाँ पर परिवार, जाति, समूह, धर्म आदि में व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं तो वहीं एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करते हैं। समाज के अंदर दोनों तरह की सामाजिक अंतःक्रियाएं प्रक्रियाएं पाई जाती है, सहयोगात्मक और संघर्षात्मक। तो सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से पाया जाता है। जैसे परिवार के सदस्य आपस में सहयोग करते हैं तो वो प्रत्यक्ष सहयोग हो गया। महाविद्यालय में सारा स्टाफ, पीएन, प्रिंसिपल, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टूडेंट सभी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो यह अप्रत्यक्ष सहयोग हो गया। इसी तरह से संघर्ष है, वो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में समाज में संघर्ष पाया जाता है। जब संघर्षरत दोनों समूह आपस में एक दूसरे के सम्मुख हों तो प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाएगा, और जब दोनों एक दूसरे के सम्मुख न हो तो वो अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाएगा। सांस्कृतिक संघर्ष है वो विभिन्नता के कारण होता है, जैसे सांस्कृतिक रूप से अलग अलग हो, जातीय रूप से विभिन्न हो, धार्मिक रूप से अलग अलग हो, वैचारिक रूप से अलग अलग हो, या आपस में किसी तरह के मतभेद हों, तो उसमें संघर्ष पैदा होता है। तो समाज में संघर्ष व सहयोग दोनों तत्व पाए जाते हैं। आश्रित रहने का नियम, समाज है वो आश्रित रहने के नियम पर कार्य करता है। जैसे दो आश्रित रहने का नियम का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दूसरे के साथ अंतःक्रिया करनी पड़ती है, दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो इस तरह से व्यक्ति की जो पारस्परिक एक दूसरे से जो पारस्परिक निर्भरता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसी से समाज का निर्माण होता है। तो समाज है, समाज के अंतर्गत व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है, जिससे समाज का निर्माण होता है। जैसे एक व्यक्ति टीचर है तो वो अपनी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डॉक्टर पर निर्भर रहेगा। डॉक्टर है वो अपने बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो टीचर पर निर्भर रहेगा। तो इस हिसाब से श्रम विभाजन के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम विभाजन किया गया, और श्रम विभाजन के आधार पर सभी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है। तो समाज में आज सभी व्यक्ति एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर होते हैं। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, ये नहीं है केवल मनुष्यों का ही समाज होता है। समाज पशुओं का भी या दूसरे जीवों का भी समाज होता है। जैसे मधुमक्खियों का समाज होता है, उनकी भी एक व्यवस्था होती है। मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी होती है, बाकी सभी मक्खियाँ उसके जो आदेश है उसका पालन करती है, उसके निर्देशों का पालन करती है। इसी तरह से चींटियों का समाज भी होता है। चींटियों का तो बहुत विकसित समाज है। इसमें जो चींटियां हैं उसमें रखवाली का काम करने की जो चींटियां वो अलग होती है, प्रजनन का काम करने की अलग चींटियां होती हैं, भोजन की व्यवस्था काम करने के लिए जो कुछ चींटियां भोजन की व्यवस्था भी करती है। इस हिसाब से समाज है वो केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी जीवधारियों का अपना अपना समाज होता है, और जो जीवधारी जितना विकसित होगा उनका समाज भी उतना विकसित होगा। परंतु समाज शास्त्र के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो हम केवल मनुष्यों के समाज की बातें करते हैं। परिवर्तनशीलता और जटिल व्यवस्था। पहले परिवर्तनशीलता के बारे में हम जानते हैं। समाज है वो परिवर्तनशील है क्योंकि समय के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हो रहा है। आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के कारण उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, उनके कार्य में, उसकी भूमिका में परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण समाज में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल परिवार हुए, तो एकल परिवार के कारण व्यक्ति के कार्य में, भूमिका में परिवर्तन आ गया, तो उससे समाज के अंदर भी परिवर्तन आया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि समाज एक स्थिर इकाई नहीं है, यह एक परिवर्तनशील इकाई है। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है, जिससे व्यक्ति के आपसी संबंधों में,
उसके आपसी घनिष्ठता में भी परिवर्तन आता है। जटिल व्यवस्था, समाज एक जटिल व्यवस्था है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों पर आधारित है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना पड़ता है। या हम यूँ कहें कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोगों से जुड़ा हुआ है और उन सभी लोगों के साथ उनकी भूमिकाएं, उनकी कार्य, उनके सामाजिक संबंध, व्यवहार अलग अलग हैं। तो इस हिसाब से एक जाल बना हुआ है आपसी संबंधों का। इसीलिए समाज शास्त्र के अंदर जो जो सामाजिक व्यवस्था है उसको एक जटिल व्यवस्था भी माना गया है। तो समाज एक परिवर्तनशीलता के साथ साथ एक जटिल व्यवस्था भी है। समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित है। एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित है। ये व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह उन व्यक्तियों का समूह है जो आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं। तो सामाजिक संबंध, समाज का निर्माण तभी होगा यदि व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करेंगे। तो सामाजिक, समाज का जो मुख्य आधार है वो सामाजिक संबंध है। इसीलिए मैकाइवर और पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके साथ साथ मैकाइवर और पेज ने यह भी कहा था समाज एक सार्वभौमिक और मूलभूत अवधारणा है। इसके अभाव में समाज या समाजशास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मैकाइवर और पेज ने कहा था कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं पर समाज है। इसका तात्पर्य सभी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी का अपना समाज होता है। तो ये समाज की विशेषताएं थी। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि समाज और एक समाज में क्या अंतर होता है और समाज के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो यहाँ हम सेल्फ असेसमेंट का सेशन लेते हैं। समाज क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाज की कोई 2 विशेषताएं बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या पशुओं का भी समाज हो सकता है? समाज से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो किंग्सले डेविस के आवश्यक तत्व हमने आपको बताए। समाज किसे कहते हैं, समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 4th और 5th क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 16 नंबर के पूछे जा सकते हैं। यदि आपके कोई तो बीच में से पॉइंट क्लियर न हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।